फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फुल लर्निंग फुल मार्क्स लर्निंग। तो आज मैं आप सभी को क्लास 10th हिंदी का मॉडल पेपर सॉल्व कराने जा रही हूँ, जो कि 70 नंबर का है और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और ये आएगा ही आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रारंभ के जो 15 मिनट होते हैं वो परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं। प्रश्न पत्र 2 भाग खंड अ और तथा ब में विभाजित है। प्रश्न पत्र के खंड अ में बहुविकल्पीय प्रश्न है, जिसमें सही विकल्प का चयन करके मार्कशीट पर नीले अथवा काले बॉल पॉइंट पेन से सही विकल्प वाले गोले को पूर्ण रूप से काला करना है। ठीक है, मतलब इसको क्या करना है, वो जो उसमें मिलेगा उसमें जो बॉल होगा उसको हमको कलर करना है। ओके, इससे ब्लू और ब्लैक पेन से और कुछ भी यूज नहीं करना है। और आइए ओएमआर शीट पर नीले, ये तो मैंने आपको बताया है। खंड अ में बहुविकल्पीय प्रश्न है, तो प्रत्येक प्रश्न के लिए एक नंबर जो है वो निर्धारित है। ओएमआर शीट पर उत्तर अंकित किए जाने के पश्चात उसे काटे नहीं तथा इरेजर या व्हाइटनर आदि का प्रयोग ना करें। ओएमआर पे क्या करना है, इरेजर का और व्हाइटनर का बिल्कुल प्रयोग नहीं करना है, इससे आपका नंबर कट सकता है। प्रत्येक प्रश्न पत्र के सम्मुख उनके निर्धारित अंक दिए गए। जो भी प्रश्न पत्र है उनके सामने उनके अंक दे दिए गए कि ये कितने नंबर का, ये कितने नंबर का। ठीक है, तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। वस्तुनिष्ठ प्रश्न खंड अ, तो हम लोग खंड अ रीडिंग करेंगे। तो आइए, प्रश्न नंबर पहला जो है, दूसरा सप्तक प्रकाशित हुआ कब हुआ, तो ये सन 1951 में। पहले का बी आंसर जो है वो राइट है। ओके, और प्रश्न नंबर 2 है, प्रश्न नंबर 2 है सुमित्रानंद पंत की रचना है। सुमित्रानंद पंत की रचना कौन सी है, तो उर्वशी। इसका जो है, इसका एर जो है उर्वशी, वो राइट आंसर होगा। आइए तीसरा देखते हैं। तीसरा है छायावाद की प्रमुख विशेषता है। छाया की मुख्य विशेषता क्या है, तो छाया की विशेषता क्या है, प्रकृति का मानवीकरण। इसका जो पहला है वो आपका राइट आंसर है। तो चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चौथा प्रश्न नंबर चौथा है, मैथिली शरण गुप्त किस युग से संबंधित है, तो ये भारतेंद्र युग से संबंधित है, तो इसका जो डी है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। पांचवा है, केशव को कठिन काव्य प्रेत किसने कहा, तो केशव को कठिन काव्य प्रेत किसने कहा है, तो इसको ग्रियर्सन, इसका बी आंसर राइट हो जाएगा। ग्रियर्सन ने कहा है केशव को कठिन काव्य का प्रेत। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। छठवां, अजात सूत्र नाटक के नाटककार कौन है, तो ये है जयशंकर प्रसाद। इसका जो ए है वो राइट आंसर हो जाएगा। ओके, और प्रश्न नंबर 7वां है, इला चंद्र जोशी की कहानियों का विषय है, तो क्या है, मनोवैज्ञानिक जो है इनकी कहानियों का विषय है, तो ये बी है वो राइट आंसर हो जाएगा। आइए 8वां देखते हैं। 8वां जो है, इसमें है सन 1018 से 1936 ईस्वी तक का समय है। क्या है, तो ये प्रेमचंद्र युग है, तो इसका जो ए है वो राइट आंसर हो जाएगा। ओके, तो आइए 9वां देखते हैं। तो 9वां में क्या है, 9वां में ये दे रखा है कि मिलान कीजिए, तो मिलान करना है। तो मैला आंचल किसने लिखा है, भगवती चरण वर्मा ने लिखा है। क्या लिखा है, मैला आंचल। चित्रलेखा किसने लिखा है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने। इसको चौथा इसने लिखा है, उसने कहा था किसने लिखा है, प्रेमचंद्र ने, और कफन फणीश्वरनाथ रेणु ने। तो ये आपका सही हो गया। आइए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से प्रश्न नंबर 10वां है, निम्नलिखित में से उपन्यास है। उपन्यास क्या है, सेवा सदन, विराटा की पद्मिनी, कफन, चित्रलेखा। तो ये जो चारों हैं, ये चारों ही उपन्यास हैं, तो इसलिए उपयोग सभी इसका राइट आंसर होगा। ओके, तो आइए 11वें प्रश्न नंबर 11वां देखते हैं। करुण रस का अस्थायी भाव क्या है, तो शोक है। शोक जो है ये है करुण रस का अस्थायी भाव। ओके, तो इसका सी आंसर जो है वो राइट हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 12 जो है, सोहत ओढ़े पीतपट श्याम सलोने गात, मनो नीलमणि सल पर आतप पर्यो प्रभात। उपयोग वक्तियों में से कौन सा अलंकार है, तो इसमें कौन सा अलंकार, इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार है। ओके, तो 12 नंबर का जो है जो भी है वो राइट आंसर होगा। आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 13। ओके, प्रश्न नंबर 13 है, यह एक सममांत्रिक छंद है। सममांत्रिक, ठीक है, सममांत्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं, प्रत्येक चरण में 11 13 के विराम से 24 मात्राएं होती है। किस छंद का लक्षण है, तो ये सोरठा होगा। ओके, तो इसका सोठा, तो सोठा क्या है, सही है, तो ए जो है इसका राइट आंसर है। प्रहार, तो प्रश्न नंबर 14 है, प्रहार शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है, तो आ का। आ है, जो आ है ना वो प्रहार का उपसर्ग है, तो इसका बी जो होगा वो राइट आंसर होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर जो 15 है, यह है पंचतंत्र में कौन सा समास है, तो पंचतंत्र में कर्मधारय समास है। ओके, तो 15 का जो ए है कर्मधारय, ये आपका राइट आंसर होगा। ओके, प्रश्न नंबर जो 16 है, प्रश्न नंबर 16 है, अर्थ के आधार पर
वाक्य के कितने भेद हैं, तो वाक्य कितने भेद हो सकते हैं, तो 6। अर्थ के आधार पे 6 होते हैं, तो इसका सी जो है वो आपका राइट आंसर होगा। ओके, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 17। प्रश्न नंबर जो 17 है इसमें है आंसू। आंसू का तत्सम रूप है, आंसू का तत्सम रूप क्या है, आंख है। आंख जो है ये तत्सम रूप है किसका, आंसू का, तो इसका जो बी है वो आपका राइट आंसर होगा। ओके, तो आइए नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट है कर्म। कर्मवाच्य में प्रधानता होती है, कर्मवाच्य में प्रधानता होती है, इसका आप सभी कमेंट में इसका रिप्लाई दीजिए, इसका आंसर दीजिए, ठीक है, ये आप लोगों का काम है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 19। ठीक है, प्रश्न नंबर 19 क्या है, ताव्य शब्द में वचन और विभक्ति है, क्या है, ताव्य। ताव्य शब्द में वचन और विभक्ति है, इसका क्या है, षष्ठी विभक्ति बहुवचन, ठीक है, षष्ठी विभक्ति बहुवचन है, ये जो सी है इसका राइट आंसर होगा। ओके, तो आइए नेक्स्ट देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन है ओएमआर का, ये प्रश्न नंबर 20। निम्नलिखित शब्दों में से सर्वनाम है, सर्वनाम कौन सा है, कोई। कोई जो है ये सर्वनाम है, कोई है ना वो सर्वनाम है। ओके, तो आप सभी देख लीजिएगा। आइए देखते हैं खंड ख, जो ब है उसको हम देखते हैं। आइए, वर्णात्मक प्रश्न। ओके, वर्णात्मक प्रश्न है खंड ब। ओके, तो प्रश्न नंबर इसमें पहला है, निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। इसमें तीनों प्रश्न का उत्तर देना है, यहाँ रहा। तो आइए हम इसको देखते हैं। उपयोग गंधर्व का संदर्भ, तो पहले हम लोग लिखेंगे क्या, पहले हम संदर्भ लिखेंगे, तो आइए लिखते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये उपयोग गद्यांश का संदर्भ, तो इसमें ये है उपयोग गद्यांश के संदर्भ में कवि ने क्या किया है, तो उसने भारत, तो इसमें उपयोग गद्यांश के संदर्भ में लेखक ने क्या किया है, भारत के विविधता एवं एकता का वर्णन किया है। ठीक है, तो इसे मैं जब समझाऊंगी तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। लेखक ने भारतीय संस्कृति को अनेक देशों का समूह क्यों कहा है, तो आइए जानते हैं, इसे हम भी बताते हैं, अभी बताते हैं। लेखक ने भारत संस्कृति को अनेक देशों का समूह इसलिए कहा है क्योंकि यहाँ विभिन्न धर्मों, बोलियों और संप्रदायों की गिनती असंभव है, जो अलग अलग देशों जैसा प्रतीत होता है, इसलिए लेखक ने भारतीय संस्कृति को अनेक देशों का समूह कहा है। ओके, इसका ये आंसर हो गया। अब आप लोग कॉपी पेन लेके बैठिए, लिखते रहिएगा। ओके, आइए नेक्स्ट देखते हैं, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। ओके, तो ये जो है इसकी व्याख्या करना है, तो आइए बताते हैं। ये सब सिंपल है, आप लोग खुद से कर सकते हैं। अगर ये मैं सब कुछ अगर समझाते रहूँगी तो सब कुछ खत्म ही हो जाएगा। आइए दूसरा देखते हैं। प्रश्न नंबर दूसरा जो है, निम्नलिखित पद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक है, इसे भी मैं समझा देती हूँ। तो आइए, उपयोग पद्यांश का संदर्भ, तो इसमें लेखक कहता है कि लेखक क्या कहता है, पतुष पद्यांश में लेखक कहता है कि प्रगतिशील साहित्य भविष्य का गौरव बनेगा और अतीत का स्मारक होगा। ठीक है, तो आइए दूसरा देखते हैं, रेखांकित अंश की व्याख्या। रेखांकित अंश की व्याख्या सबसे सिंपल होता है, चाहे तो आप लोग खुद से कर सकते हैं, ये बहुत ही सिंपल है, ये आप सब कर सकते हैं, क्योंकि मैं आप सभी को ये सब समझा देती, बट इसमें बहुत टाइम लगेगा और मेरा वीडियो है वो बहुत ही लॉन्ग हो जाएगा, जिससे आप सभी को बहुत बोरिंग लगेगा। सो आप सभी इसका स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा और बुक से पढ़ लीजिएगा। ओके, प्रश्न नंबर जो तीसरा है, दिए गए संस्कृत गद्यांश में से किसी एक का सही हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो ये संस्कृत है गद्यांश है, इसको क्या करना है, हिंदी में अनुवाद करना है। ओके, तो हिंदी में अनुवाद करना है, संदर्भ सहित करना है, ध्यान रहे। और इसमें अथवा कर करके दे रखा है, इन दोनों में से कोई एक ही लिखेंगे आप। ओके, सारे में से कोई एक ही लिखना है। ओके, तो आइए प्रश्न नंबर 5वां देखते हैं। प्रश्न नंबर 5वां है, अपने पठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक का उत्तर दीजिए। सीमा, मतलब अधिकतम सीमा कितना होना चाहिए, अधिकतम सीमा 80 वर्ड होना चाहिए, इससे कम बिल्कुल नहीं होना चाहिए, जिससे नंबर कम हो सकता है। मुक्तिदूत खंड काव्य के आधार पर गांधी का चित्रण कीजिए, या फिर मुक्तिदूत खंड काव्य के चतुष्क का कथानक अपने शब्दों में लिखिए। दोनों में से आपको किसी एक का आंसर देना है। ओके, आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वही सब है, ये मेवाड़ मुकुट है, अगर पूजा है, जय सुभाष, इन्हीं समय से पूछेगा, बट अथवा कर करके दिया है, तो आप लोग ध्यान देते रहिएगा। अथवा में से यानी कोई एक ही करना है दोनों में से। ओके, आइए नेक्स्ट देखते हैं। ये प्रश्न नंबर जो 6 है, ये है, दिए गए लेखों में से किसी एक का जीवन परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, रामधारी सिंह दिनकर, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, तीनों में से आएगा ही आएगा, श्योर है कि आएगा। और आपको इसको भी कितने वर्ड्स में लिखना है, 80 वर्ड मैक्सिमम होना ही चाहिए, कम बिल्कुल नहीं चाहिए, वरना नंबर कटेगा ही कटेगा। ओके, तो आप सभी याद कर लीजिएगा। और इनकी प्रमुख रचनाएं तो बिल्कुल लिखना है भाई, अगर आपने प्रमुख रचनाएं नहीं लिखी तो कुछ नहीं, प्रमुख रचनाएं सबसे इंपॉर्टेंट होती है, रचनाएं सबसे इंपॉर्टेंट होती है। ओके, तो आइए नेक्स्ट देखते हैं।
ख है उसमें का प्रश्न नंबर 6 में का जो ख है, दिए गए कवियों में से किसी एक का जीवन परिचय देते हुए उनकी एक प्रमुख रचना लिखिए। उसमें क्या थे, उसमें लेखक थे और इसमें कवियों के नाम है। ओके, तो इसमें बिहारी लाल हैं, सूरदास है और मैथिली शरण गुप्त हैं। ठीक है, 3 लोग हैं, तीनों लोग आएगा ही आएगा। तीनों में से किसी एक का लिखना है और इसको भी कितने लिखना है, मैक्सिमम 80 वर्ड में। ओके, तो 80 वर्ड में इसको लिखना है। और इनकी रचनाएं आप लोग तो बिल्कुल नहीं भूलेंगे। अगर आप लोग रचनाएं भूल गए तो नंबर कटेगा भाई साहब, तो 3 ही नंबर मिलेगा। 2 नंबर जो है ना वो रचनाओं पे ही मिलती है। ओके, तो आइए नेक्स्ट देखते हैं। प्रश्न नंबर 7वां जो है, अपने पाठ्य पुस्तक में से कंठस्थ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। जो इस प्रश्न पत्र में श्लोक नहीं आया है, जो श्लोक इस प्रश्न पत्र में नहीं है वही आपको लिखना है। अगर जो श्लोक इस प्रश्न पत्र में है और आपने लिखा तो उसका कोई भी नंबर नहीं मिलेगा, 0 ही बचे, 0 ही रहेगा भाई साहब। तो इसका आप लोग ध्यान रखेंगे। ओके, तो आइए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। तो आइए शुरुआत करते हैं। निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर संस्कृत में दीजिए। तो मैं 2 उत्तर इसमें से दे देती हूँ, ठीक है, या फिर मैं चारों को बता देती हूँ। आप सभी इसको कॉपी पेन रखे रहिएगा और लिख लीजिएगा। ओके, कुछ बताती रहूँगी क्योंकि जो ज़्यादा शॉर्ट्स है उसे मैं बता देती हूँ और आप सब बुक से लिखते रहिएगा। इसमें दिया है भारतीय संस्कृति मूल किम अस्ति, तो इसका आंसर क्या होगा, भारतीय संस्कृति मूलम। ओके, मूलम वेदा, ओके, मूलम वेदा अस्ति। ओके, अस्ति होगा, ये इसका आंसर हो गया। आइए सेकेंड देखते हैं। एक और है जिसका क्या है, का संस्कृति सदा गतिशीला वर्तते। तो इसमें सिर्फ क्या करना है, भारतीय। यहाँ पे मतलब जो ये है भारतीय लगा देना है, भारतीय। ओके, भारतीय ही रहेगा। भारतीय संस्कृति सदा गतिशीलता वर्तते। ओके, इसका भी आंसर हो गया। ये उतना वो नहीं, दो बता रही हूँ मैं, 2 लिख लीजिएगा आप सभी और कॉपी पेन लेके बैठिए, लिखते रहिए। ओके, प्रश्न नंबर 9 है, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। और ये कितना होगा, ये मैक्सिमम 200 शब्द होगा ही होगा। 200 शब्द से कम बिल्कुल नहीं लिखना है। पहला पर्यावरण प्रदूषण, विज्ञान अभिशाप या वरदान है, यातायात के नियम या फिर जनसंख्या लाभ या हानि। इन चारों में से किसी एक का लिखना है। लगभग कितने वर्ड में, 200 वर्ड। 200 शब्द से बिल्कुल कम नहीं होना चाहिए भाई, समझे। आइए नेक्स्ट देखते हैं। प्रश्न नंबर 10, उत्तर मध्य रेलवे को एक ऐसा शिकायती पत्र लिखिए जिसमें ट्रेन में साफ सफाई और सुविधाएं न उपलब्ध होने का उल्लेख हो, अथवा अपनी रुचियों का उल्लेख करते हुए अपने मित्र को पत्र लिखिए। ठीक है, दोनों में से किसी एक को लिखना है, या फिर मध्य रेलवे को एक ऐसा शिकायती पत्र लिखना है जिससे ट्रेन की साफ सफाई सुविधाएं उपलब्ध हो, ये लिखना है। वरना अपनी रुचियों का उल्लेख करते हुए अपने मित्र को क्या करना है, अपने मित्र को एक पत्र लिखना है, जो कि बहुत ही मतलब दोनों में से जो आपको सही लगे। जो भी मैंने नहीं समझाया उसका आप सभी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। मैं सब कुछ समझाती बट बहुत लॉन्ग हो जाता ये वीडियो और बोरिंग लगने लगता है, इसीलिए मैंने सारा नहीं समझाया। सो अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिसका नाम है फुल मार्क्स लर्निंग। तो मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है फुल मार्क्स लर्निंग। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप कमेंट में बताना कैसा लगा, और जो भी त्रुटि हुई हो ज़रूर बताना, मैं उसे सुधारने का प्रयास करूँगी। ओके, नेक्स्ट कौन से सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर चाहिए वो भी कमेंट में ज़रूर बताना। जय हिंद, जय भारत।